और ढोल नगाड़े बजाओ, शहनाइयां और जय जयकार की गूंजे रुकनी नहीं चाहिए। आखिरकार नंदा डायनेस्टी के सालों के शासन को उखाड़ फेंक के सन 325 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को एक्वायर किया था और ऐसे भारत के इतिहास को अपना पहला राजा मिला, महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य। पर संयोग देखो, उसी इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का एक भी असली फोटो मौजूद नहीं है। आप चाहे कहीं भी देख लो, आपको चंद्रगुप्त का कार्टूनिश इमेज या फिर इलस्ट्रेटेड इमेज ही देखने को मिलेंगे। हाँ जी हाँ, माना मैंने, तब कैमरे का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो ऐसे में राजा साहब पोज कैसे करते। परंतु मेरे बंधु, उस जमाने में स्कल्पचर्स को ही फोटोग्राफ माना जाता था। तो फिर अब आप बताओ, कहाँ है वो फोटोग्राफ्स यानी स्कल्पचर्स? हाँ, ये तो है ही, परंतु यहाँ शूरवीर चंद्रगुप्त मौर्य मासूम नजर पड़ते हैं। इस तस्वीर को देख शायद ही कोई उनकी शूरवीर कहानियों से इन्हें रिलेट कर पाएगा। बस इसीलिए अब फैक्ट भाई आपको दिखाएगा चंद्रगुप्त का वो शूरवीर चेहरा जिसे देख जंग में सबके हाथ पैर कांपने लगते थे, जिसे देख आप उनके हर शूरवीर कहानी और किस्सों से उन्हें रिलेट कर पाओगे। मिलिए इतिहास की किताबों से कोसों दूर और गुमनाम चंद्रगुप्त मौर्य के इकलौते वीर और निडर स्कल्पचर से। इसे देख आपने जरूर उस चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेट किया होगा जो चाणक्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के गाइडेंस में चलते थे, और उसी पाथ को फॉलो करते हुए उन्होंने पूरे भारत के शासन को 4 टेरिटरीज में बांट दिया था। क्योंकि चंद्रगुप्त को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो मगध से बैठे बैठे पूरे भारत की तकलीफ और रखवाली नहीं कर सकते। कल को अगर किसी गुजरात वाले को इशू आया तो वो इशू को झेलना चुनेगा या सफर तय करना। इन्हीं नेक इरादों और उत्तम फैसलों की वजह से भारत के पहले किंग को इतिहास के साथ साथ हम सब ने भी बिन भूले याद रखा है। और ठीक ऐसे ही एक और राजा हैं जिन्हें ना इतिहास भूला है और ना हम। वो महाराज जो अपने चालाक बुद्धि, तलवारबाजी और निडरता के साथ साथ अपने सौंदर्य के लिए भी जाने जाते थे। माना जाता है कि शिवाजी का चेहरा इतना सुंदर था कि कई सारे लोग बस उनके दर्शन के लिए मीलों का सफर तय करते थे। परंतु मेरे बंधु, अगर हमने हमेशा से ही शिवाजी का इलस्ट्रेटेड इमेज देखा है और असली चेहरे से अनजान रहे हैं, किंतु अब नो मोर इलस्ट्रेटेड इमेजेस। फैक्ट भाई दिखाएगा आपको शिवाजी महाराज का असली फोटो। और अब तुम बताओ, इस चेहरे को देख कौन कहेगा कि महाराज अपने कैदियों के साथ क्रूर व्यवहार करते थे। शिवाजी के शासन में डोमेस्टिक वायलेंस, मर्डरर्स और रेपिस्ट के हाथ और लिम्स को लाठी मार मार के शरीर से अलग कर दिया जाता था, और फिर जननांग शरीर से लगा रह जाता तो उसको मरहम पट्टी किए बिना ही एक निवाला भी दिए भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। ये सब करने का केवल एक अर्थ था कि शिवाजी के होते हुए सारी औरतें सेफ रहें। ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये इकलौती बात नहीं है जिससे आप अनजान थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, तो नाम आएगा औरंगजेब। पर अगर मैं कहूं कि एक वक्त ऐसा था जब शिवाजी ने औरंगजेब को मदद का हाथ दिया था सो दैट वो बीजापुर पर जीत हासिल कर सके, तो मानेंगे? वेल, मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा असल में हुआ था। और जब शिवाजी और औरंगजेब बीजापुर की ओर निकले तब चीजें बैकफायर हुई। रिजल्ट, बीजापुर वाज़न्ट कॉन्क्वर्ड। अब अगर औरंगजेब की बात छिड़ी है तो मुगल्स की बात होगी, और ऐसे में मुगल्स के और इंडिया के लास्ट किंग बहादुर शाह जफर द्वितीय को हम कैसे भूल सकते हैं? ना, मैं जानता हूँ आप सभी उनके असली पिक से वाकिफ हो। यही वजह है कि फैक्ट भाई आज आपको चेहरा नहीं बल्कि उनके मृत्यु का अनदेखा चेहरा दिखाएगा। इस तस्वीर को देख मेरे मन में तो एक ही गाना बज रहा है, क्या से क्या हो गया। और यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ क्यों और कैसे? वेल, जवाब है डिप्रेशन। यस, बहादुर शाह जफर डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। वो डिमोरलाइज्ड और ह्यूमिलेटेड हुए थे। दिन रात उनके मन में एक ही बात का पछतावा हुआ करता था कि 300 साल के मुगल शासन पर फुल स्टॉप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि वो खुद थे। बस इसीलिए जब अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ के भारत से दूर म्यांमार यानी बर्मा में कैद कर दिया, तब उन्होंने एक आह तक नहीं निकाली। उसी खामोशी, नाउमीदी और डिप्रेशन में बहादुर शाह अपनी आखिरी सांस तक रहे। और फिर 7 नवंबर को वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जब उन्हें मृत्यु मिली तब उनके पास ना राजमहल था, ना कोई अच्छी जगह, बस एक शैबी वुडन हाउस में ही उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। और इसे विटनेस करने के लिए उनके परिवार के 2-3 लोगों के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि भारत में बहादुर शाह की मृत्यु की कानो कान किसी को भी खबर हो, नहीं तो राइट्स होने के चांसेस बढ़ जाते। बस इसीलिए उन्होंने खुद ही बहादुर शाह को दफना दिया था। किंतु ना,
भारत के लास्ट किंग के मौत को छुपाने के अलावा भी कई ऐसे राज हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने छुपाने में कोई कसर नहीं रखी थी। लाइक आप यही देख लीजिए, ट्रेडर्स के रूप में इन्होंने वक्त के साथ कुछ भारतीयों को अपना नौकर बना दिया तो कुछ को अपनी सेना में भर्ती कर भारतीयों के ही खिलाफ खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, भारत में 1943 और 44 में जो अकाल आया था वो असल में मैन मेड अकाल था, जिसे ऑब्वियसली इन्हीं अंग्रेजों ने अपने मतलब के लिए खड़ा किया था। उनके मतलब के कारण करीब 40 लाख लोगों की जान खतरे में आ गई और लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। यही नहीं, इनफैक्ट अगर शशि थरूर मेंबर ऑफ लोकसभा की सुने तो ब्रिटेन 350 लाख इंडियंस की जान के कातिल हैं। और बात सिर्फ इंसानों की नहीं, हमारे एलिफेंट्स, टाइगर, लायन और क्रोकोडाइल की भी है। ब्रिटिश इंडिया में लोग ईस्टर्न पार्ट से इंडिया आया करते थे फॉर अ लॉन्ग वेकेशन, जो वेकेशन कम और हंटिंग ज्यादा था। स्टिल अगर इन सब को भूल हम उनके अच्छे कारनामों की बात करें तो उन्होंने कौड़ी यानी कि कौड़ी को एज अ करेंसी बंद किया और रुपी को इंट्रोड्यूस किया था। जी हाँ, वो कौड़ी जिसे आप खेल खेलने या नवरात्रि के कपड़ों में टांकने के लिए यूज करते हो, वो एक वक्त पे करेंसी हुआ करती थी कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अब आप सोचो, अगर ब्रिटिशर्स ने इस कौड़ी को 1805 में बंद ना किया होता तो आज हम और तुम कितने अमीर होते। पर उनके सिर्फ चंद अच्छे कामों की वजह से तुम भूलना जाना राजा नरसिम्हा रेड्डी को। मैं भूल गया कि भूलने के लिए बात का पता होना भी तो जरूरी है। दरअसल नरसिम्हा रेड्डी आंध्र प्रदेश के बहुत ही ब्रेव किंग हुआ करते थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने आंध्र प्रदेश में अंग्रेजों को पैर तक नहीं रखने दिए थे, किंतु एक रोज अंग्रेजों ने भारी सेना के साथ हमला बोल दिया और वहाँ नरसिम्हा की हार हुई। उन्हें भरी सड़क पर फांसी दे दी गई और उनका सर धड़ से अलग कर महल के एंट्रेंस में लटका दिया गया। और यही नहीं, अपने टेरर को बरकरार रखने के लिए उन्होंने नरसिम्हा के सर को 30 सालों तक उसी महल के एंट्रेंस पे लटकाए रखा था। और फैक्ट भाई आपको इस बात से भी वाकिफ करा दे कि हिंदुस्तानियों का सर धड़ से अलग करवाने वाले केवल अंग्रेज ही नहीं थे, जापानीज ट्रूप्स भी थे। आप खुद ही देख लो कि कैसे 1942 में जापानीज ट्रूप्स इंडियंस को अपना टारगेट बना के निशाना साधने की प्रैक्टिस किया करते थे। निशाना लगा तो सही, नहीं तो इंडियंस जान से हाथ धो बैठते थे। अब मेरे प्यारे भाई रुको, इस अनदेखे तस्वीर के सफर में तनिक रुक जाओ और गहरी सांस ले लो, क्योंकि अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देख शायद आप चौंक जाओ। जहाँ अभी तक आपके और मेरे इजिप्ट देखने के सपने पूरे नहीं हुए, वहीं कुछ इंडियंस हैं जो इस सपने को पूरा कर चुके हैं। इनफैक्ट उन्होंने गीजा के सामने खड़े रह के फोटो तक खिंचवाई है। यस, मोस्टली सिख पॉपुलेशन गई थी और ये दौर था WW1 का। वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त कई सारे इंडियन सिख सोल्जर्स लड़ाई के लिए भारत से रवाना हो गए थे। कुछ वापस लौटे, कुछ की लाशें तो कुछ के नाम या अता पता तक वापस नहीं आ पाया। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड देखें तो खुद गवर्नमेंट भी इस बात से कई सालों तक अनजान रही थी कि वर्ल्ड वॉर 1 के वक्त इंडियन सोल्जर्स गीजा गए थे। एंड जब उन्हें पता चला तो उन्होंने सबके नाम जोड़ने शुरू कर दिए और फिर तब जाके एक लिस्ट तैयार हुई। ये लिस्ट थी 26,000 पेजेस की, जिनमें कुल मिला के 3 लाख नाम मौजूद थे। और एक तरफ जहां इंडियन सोल्जर्स भारत के बाहर जंग लड़ रहे थे, वहीं एक जंग भारत में भी लड़ी जा रही थी, जंग आजादी की, ब्रिटिशर्स से आजाद हिंदुस्तान की जंग। जिन्हें कौन लीड कर रहा था बताओ, सोचो। करेक्ट, मोहनदास करमचंद गांधी, बोले तो बापू। और बापू के मूवमेंट, प्लानिंग और फास्ट से सभी वाकिफ हैं, किंतु क्या आप बापू के लाइफस्टाइल से वाकिफ हो? वेल आई एम प्रीटी श्योर नहीं होगे, किंतु आई प्रॉमिस अब आप हो जाओगे, क्योंकि फैक्ट भाई के हाथ बापू के कैंडिड पिक्स लग गए हैं। जहाँ एक तस्वीर में वो जादू मंत्र करते नजर आ रहे हैं तो दूसरे में वो लंदन जाने के लिए शेविंग कर रहे हैं। कहीं पे वो धोती के संग लाइफ जैकेट पहन रहे हैं तो कहीं पे सरोजनी नायडू को मदद कर रहे हैं। इन शॉर्ट, हमने गांधी का जो सुना था वो बिल्कुल वैसे ही है, परंतु अब मिलिए इनसे। बिन बोले आप समझ चुके होंगे मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ। नेहरू जी के अफेयर की। जी, नेहरू के कहीं पे निगाहें तो कहीं पे इशारे। शादी हुई उनकी कमला के संग, लेकिन उनके दिल में बसती थी लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ एडविना माउंटबेटन। और ये बात फैक्ट भाई बस तस्वीर देख या हवा में की गई बातों को सुन के आपको नहीं बता रहा है, इसके सॉलिड प्रूफ्स हैं जो खुद एडविना की बेटी ने अपनी लिखी हुई बुक में लिखा है। उसने लिखा था कि उनकी मॉम एडविना और चाचा नेहरू के रिलेशंस थे। वो दोस्त के साथ साथ एक कपल भी हुआ करते थे, जिसकी खबर लॉर्ड माउंटबेटन को भी थी, परंतु उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं उठाए और उन्होंने नेहरू और एडविना के रिलेशंस को एडविना की मौत तक चलने दिया था। अब बेटी ने तो अपनी बुक में ये भी लिखा है कि उनके फिजिकल रिलेशंस नहीं हुआ करते थे, किंतु दोनों ट्रिप्स में जरूर साथ जाया करते थे। सो असलियत से अब कोई भी वाकिफ नहीं है। मीनवाइल जब इस रिलेशन और असलियत पे हग ग्रांट ने मूवी बनाई थी तब उसे सेंसर्ड कर दिया गया था। अब जो हुआ सो हुआ। खुशखबरी ये है कि एडविना अपने पति के संग 1947 में अपने देश वापस लौट गयी और उसी के संग हमें आजादी मिल गई। इन टॉकिंग अबाउट देयर लास्ट जर्नी तो फैक्ट भाई आपको मोस्ट अनसीन पिक्स जरूर दिखाना पसंद करेगा। ये ब्रिटिशर्स उसी गेटवे ऑफ इंडिया से वापस लौट रहे हैं जिसका इनॉग्रेशन इन्होंने खुद किया था। 1947 में मिली इस आजादी की कीमत काफी बड़ी थी, क्योंकि बिफोर दे फाइनली लेफ्ट उन्होंने 1 मिलियन लोगों की जान ले ली थी और 13 मिलियन को गायब कर दिया था। इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया था और साथ ही में सोने की चिड़िया का सारा सोना लूट लिया था। अकॉर्डिंग टू डेटा 1765
1945 टू 1938 के बीच यूके ने भारत से $45 ट्रिलियन लूट लिए थे। 45 ट्रिलियन यानी कि आज के यूके के जीडीपी का 17 टाइम्स होता है, 17 गुना। किंतु हम हैं इंडिया वाले, ऐसे कैसे छोड़ देते भैया। हमने बराबर टक्कर देते हुए इस साल यूके को रिप्लेस करके 5th हाईएस्ट जीडीपी की प्लेस हासिल की है। अब इस बात से आप कितने खुश हुए और अनदेखे इतिहास पे आपका क्या विचार है, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।